आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है और बैठक का ये एपिसोड कई लोगों के लिए मास्टर क्लास भी साबित होगा, क्योंकि इसमें आपको कई ऐसी नई बातें पता चलेगी जो आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो या नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। सबसे पहले तो आप यही बताइए, आप देव थी, एला या देवी कैसे बनी? तो मैं बचपन से एक्चुअली काफ़ी लड़कियों वाले शौक, फेमिनिन बहुत ज़्यादा थी। फिर एज के साथ धीरे धीरे आप चीज़ें डिस्कवर करते हो, आप खुद को समझते हो। फिर मेरी भी एक एज आई जब मेरे को लगा कि हाँ कुछ अलग है। फिर सब चल रहा था कि हाँ चलो मेरे को 2-3 चीज़ें अलग ही पसंद होंगी। फिर प्यूबर्टी के टाइम पे एक्चुअली जब मेरी बॉडी ऐसे तरीके से डेवलप हुई जो मेरे को लगा कि ये मेरे लिए नेचुरल नहीं है, तब मुझे लगा कि हाँ चलो कुछ चक्कर है, पेरेंट्स को बताते हैं क्या क्या है। फिर हम डॉक्टर्स वगैरह के पास गए, फिर वहाँ से देव से देवी की जर्नी शुरू हुई। एला नाम कैसे ऐड हुआ? एला एक्चुअली बहुत प्यारी स्टोरी है। मुझे जैसे मैंने बताया, मेरे को बचपन में लड़कियों वाले शौक थे, लेकिन ना कोई इतना ज़्यादा मतलब उनको इंकरेज नहीं करता था। किसी को भी पसंद नहीं था कि लड़का लड़कियों वाली चीज़ें करे, वैसे कपड़े पहने या वैसी चीज़ों से खेले। लेकिन मेरी मौसी, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी मौसी के मैं बहुत क्लोज थी, तो उनका ऐसा रहता था, वो पार्लर में काम करती थी और वो मेरे को साथ लेके जाती थी। और हमेशा वापसी में रजौरी गार्डन मार्केट में हम जाते थे और वहाँ से वो मुझे बारबी डॉल्स दिलाती थी। तो मेरे को बारबी डॉल्स और बारबी की मूवीज़ बहुत पसंद थी, और उसमें मेरी फेवरेट मूवी थी एक बारबी एंड द आइलैंड प्रिंसेस करके, और उसमें जो मेन कैरेक्टर थी उसका नाम था रोजेला। तो वहाँ से एला आया। खुद ही नाम भी रखा? खुद ही नाम दिया। सेल्फ, आत्मनिर्भर। वाव। तो अब हम उस जर्नी के बारे में बात करते हैं। आपने कैसे रियलाइज किया, वो क्या पॉइंट था कि अब बताना है मम्मी पापा को, और वो जर्नी आप थोड़ा इलाबरेट करके अगर बताएं कि क्या डिलेमा आए, कैसे आपने खुद को समझाया और उतनी हिम्मत लाई कि कन्फ्रंट करें? देखो, ये बात तो हमको बेसिक पता है कि मेरी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस लड़कियों वाली थी, फेमिनिन थी। मतलब बहनों में रहना, फीमेल फ्रेंड्स, वैसे उठना बैठना, कपड़े, टॉयज़ में भी गुड़िया वगैरह। लेकिन ये सब सिर्फ चॉइसेस तक ही सीमित है। और बचपन में जब आप बहुत छोटे बच्चे होते हो तो किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो करना है करो। फिर मतलब वो वाली एज आती है जब आपको होता है कि अच्छा अब आप यूर अ यंग मैन एंड यूर अ यंग वुमन। फिर वो वाले रोल्स आपको फुलफिल करने हैं, कैसे उठना बैठना है। तब मेरे को थोड़ा लगा कि अच्छा ये लड़कों की तरह ऐसे रहते हैं और लड़कियों की तरह ऐसे रहते हैं, और मैं तो लड़कियों वाली साइड में कंफर्टेबल हूँ। तो उधर से थोड़ी कन्फ्यूजन चली, पर सब सही था जब तक बाहर वाले लोगों से प्रेशर आ रहा था। लेकिन प्यूबर्टी की एज के अराउंड जब आपके शारीरिक चेंजेस और डेवलपमेंट होती है, उसमें जब मेल डेवलपमेंट हुई है, मेरे फेशियल हेयर वगैरह होना, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बॉडी एक मेल की थी, और जब वो एक ऐसे तरीके से डेवलप करी जो मेरे को ऑथेंटिक नहीं फील हुआ ना, तभी मेरे को लगा कि ओ कुछ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी तक था कि अच्छा क्लास के लड़के मजाक उड़ा रहे हैं, घर वालों को नहीं पसंद। अब एक तरीके से ऐसा हो गया था कि मेरी बॉडी ही मेरे अगेंस्ट काम कर रही है, मैं तो खुश ही नहीं हूँ अपने साथ। तो मेरे को था कि कुछ प्रॉब्लम है और पेरेंट्स को बताना है। वहाँ मैंने पेरेंट्स को बताया। बताना कितना डिफ़िकल्ट था, आई डोंट रिमेंबर। पता है क्या, क्योंकि जब मैंने बताया ना, इट वाज लाइक डेस्परेशन, इट वाज़न्ट अ चॉइस। लाइक मेरे को बताना पड़ा, बिकॉज माई अदर ऑप्शन वाज लाइक सफ़र, एंड आई वाज कंसिडरिंग टेकिंग माई ओन लाइफ एंड ऑल। तो इट वाज जस्ट, इट्स लाइक आप पानी के नीचे हो एंड देन आप बाहर आए, तो इट्स नॉट अ चॉइस, यू हैव टू। तो इट वाज मोर लाइक दैट, इट वाज नेवर अ चॉइस। और शुरू में उन्हें भी समझ नहीं आया, ना मैं खुल के बता पाई। तो थोड़ी बहुत बात चली और मम्मी को इतना समझ आया कि अच्छा शायद ये कह रहे हैं गे है। वो भी उनको लगा कि ठीक कर देंगे, तो डॉक्टर्स के पास भी गए हम बहुत ज़्यादा, डॉक्टर्स ने भी ठीक करने की कोशिश करी। ठीक कर देंगे? उन्हें लगा बीमारी है या कोई गलत बात है? हाँ, उनको लगा बीमारी है, गलत बात है, और वो डरे भी हुए थे क्योंकि ये सारी चीज़ों की बातें नहीं होती। तो क्या रिएक्शन था पहला मम्मी पापा की ओर से, या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बहलाना फुसलाना चाहा कि देख लो कुछ और। फिर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी मेरे साथ कि तुमको जो करना है करो, लेकिन अपने कमरे में करो, बाहर मत करो। मतलब डबल लाइफ सी जी लो, कि तुमको लड़की हो ठीक है, जो है कमरे में रहो, और बाहर जाके एक नॉर्मल लाइफ जियो। तो अलग बाहर जाके मतलब लड़के की तरह? बाहर जाके लड़के की तरह रहो, घर आके तुमको जो करना है चुपके चुपके से तो वो तुम करो। स्कूल में दोस्तों के बीच
मतलब क्या बातें होती थी, जैसे आपकी चॉइसेस अलग थी, कैसे उन्हें समझ में आता था कि आपकी चॉइसेस अलग है, क्या अलग होता था? स्कूल में सबसे पहले तो बैग लेना, जो हमारे घर में ऐसा होता था कि हर साल के एंड में हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो जॉइंट फैमिली में सारे भाई बहन मिलके बैग्स लेने जाएंगे। वहीं से शॉप में ही मेरे को शर्म शर्म में मैं थी कि ठीक है नहीं, बेंटन वाला ले लो, मिकी माउस वाला ले लो, ब्लू वाला ले लो, बट ऐसे नज़र मेरी पड़ती रहती थी कि नहीं पिंक प्रिंसेस वाला बैग चाहिए। तो लेकिन ठीक है, मन मार के फिर मैं स्कूल में जाती थी। फिर स्कूल में लड़कियों के साथ घुलना मिलना, उनकी बातें, स्किपिंग और ये सब, क्रिकेट नहीं खेलना, स्केचेस वगैरह मेरे को बनाना बहुत पसंद था। और मतलब मैं लड़कों के साथ घुल मिल नहीं पाती थी, और थोड़े टाइम तक ऐसा था कि ठीक है, हम नहीं, आपस में हमारी नहीं बनती है तो वो अपना करेंगे, मैं अपना करूँगी। फिर बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो वो मतलब मीन वाली एज आती है, बुलिंग वगैरह स्टार्ट होती है, 4th क्लास तक सब बच्चे होते हैं। तो उसमें मूवीज़ में देख के कि अच्छा जो लड़का लड़की जैसा है उसका मूवीज़ में मजाक उड़ता है, या कहीं से भी जहाँ से भी उन्होंने सीखा, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा ए छक्के, ये वो, और तुम ये हो क्या, तुम ये हो, तुम ऐसे क्यों करते हो। तो वहाँ से सब शुरू हुआ, नेम कॉलिंग वगैरह। कैसे नेम कॉलिंग, क्या नाम बुलाते थे, क्या शब्द कहते थे? चक्का, मीठा, धीजड़ा, जो भी। और ये सब पीठ पीछे या मुंह पे ही बोलते थे? नहीं, पीठ पीछे भी करते थे, और ऑब्वियसली इशारों इशारों में, आंखों आंखों में। मुंह पे ज़्यादा कुछ नहीं होता था, मुंह पे तब शुरू हुआ एक्चुअली जब मतलब मेरे स्पोर्ट्स के सर थे एक्चुअली, और उनको भी बड़ा खटकता था कि ये इतना ऐसा लड़का क्यों है, ये क्यों करता है, ऐसे लड़कियों के साथ क्यों खेलना है, ये वो। तो वो बातों बातों में मुझे ताने मारते थे कि इतराओ मत, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। फिर एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती कि तुम लड़कियों के साथ एक्सरसाइज करो। वही, और मैं कहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सारी मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट देन एक सामने वाले की इंटेंशन होती है जो मैं समझ गई कि ये किसी मजाक उड़वाना चाह रहे हैं। उसके बाद से ना थोड़ी सी छूट मिल गई क्लास के बच्चों को कि अच्छा टीचर ने कर लिया तो अब तो हम कर सकते हैं। तब वो थोड़ा हेड ऑन और आया। एम्पावर फील करने लगे कि एला, आपके वर्स्ट क्या ऐसे बुलिंग एक्सपीरियंसेस है वो आप बताएंगी, ताकि उन लोगों को भी पता चले जो बच्चे या जो टीनेजर्स ये देख रहे हैं कि क्या नहीं करना है या क्या सबसे ज्यादा हर्ट करता है और लाइफ टाइम याद रहता है। सी, एक ट्रांसजेंडर इंसान के लिए ना उनकी बॉडी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। जैसा मैंने बताया कि मेरी बॉडी ऐसी तरीके की थी और इस तरीके से ग्रो कर रही थी जिसको जो मैं नेचुरल नहीं फील करती थी। तो मैं हर चीज़ को लेके इनसिक्योर थी। तो आई रिमेंबर एक बारी मैंने पहले भी इस बारे में बात करी है कि हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन की प्रेपरेशन में थिएटर रूम में हम जाते थे, क्लास से थिएटर रूम प्रैक्टिस। और मतलब लड़कों में कॉमन होता है कि वो ऐसे पैंट खींच देना, इट्स वेरी कॉमन, लड़कों में चलता है। पर पता नहीं, मेरे लिए वो बहुत ही ट्रॉमेटिक हो गया, क्योंकि आप सोचो कि मेरी सबसे ज़्यादा इनसिक्योर पार्ट ऑफ माई बॉडी सबके सामने, तो वो कितना ह्यूमिलिएटिंग, एक तो इन जनरल किसी के साथ भी होगा, इवन मोर सो फॉर अ पर्सन जो इतना अनकंफर्टेबल है अपनी बॉडी के उस पार्ट को लेकर। तो वो आई थिंक मेरे लिए वर्स था डेफिनेटली। और वॉशरूम जाना थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं यूरिनल्स नहीं यूज़ करती थी। मेरे को था कि मैं अपनी बॉडी का वो पार्ट एक्सपोज ना करूँ, और ये वो। तो हमेशा मैं क्यूबिकल्स जाती थी। ज़बरदस्ती मेरे क्यूबिकल्स पे नॉक करना, पता है कि मैं अंदर हूँ, लॉक्स तोड़ देना क्योंकि ज़्यादा लोग एक्सेस करते नहीं थे। तो मैं पता नहीं क्या क्या करती थी। अब मैं सोचती हूँ तो मेरे को लगता है क्या अजीब टाइम था, कि अब लगता है मेरी लाइफ ही नहीं थी वो। मैं अंदर जाती थी आइडेंटिटी कार्ड उतार के उससे दरवाज़ा बांध के, क्योंकि लॉक किसी ने ज़बरदस्ती तोड़ दिया है। मतलब वॉशरूम एंड बॉयज़ वॉशरूम मेरी कोई पूछेगा ना आपकी लाइफ की सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है, मेंस वॉशरूम। never want to go back to men's washroom. उस इंसिडेंट के बाद क्या, मतलब उस दिन आपने घर जाके कुछ याद है क्या किया था, किसी से बताया था? मैंने कुछ, मेरी प्रॉब्लम है मैं कुछ किया ही नहीं मैं हर बार कुछ करती ही नहीं थी, क्योंकि मतलब मैं अक्सर इसी बारे में बात करती हूँ कि सेल्फ एस्टीम लो थी, इन द सेंस कि मैं अपने आप को बहुत नीची नज़रों से देखती थी। क्योंकि बचपन से मतलब मेरी हर चीज़ कोई गलत बोला जा रहा है ना, कि अगर मुझे ये चीज़ पसंद है, नहीं तुम्हें ये चीज़ पसंद होना चाहिए, मुझे ये खेलना है, नहीं तुम ये खेलो।
मुझे ऐसे उठना बैठना है, नहीं तुम ऐसे उठो बैठो, तो आपकी हर चीज़ को पकड़ पकड़ के कोई क्रिटिसाइज कर देगा तो इंसान का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और जब कॉन्स्टेंटली सब लोग बोल रहे हैं ना कि तुम गलत हो तुम गलत हो, तो एट सम पॉइंट तुम इंटरनलाइज कर भी लेते हो। तो मैंने बोलना नहीं छोड़ दिया। मेरे को कोई कुछ कहता था तो मेरे को होता था कि हाँ ठीक है, होगी मेरी कुछ गलती रही होगी, और चुप लगा के घर पे रो के अगले दिन वापस आ जाओ, ये रहता था। स्कूल चले जाते थे। चले जाते थे। मैं जानना चाहूंगी कि घर पे जैसे क्या बोलते थे, कैसे समझाने की कोशिश करते थे? पता है क्या होता था ना, ऐसा होता है कि अभी गेस्ट आ रहे हैं, अभी तुम अंदर जाओ, या अभी फैमिली में शादी है लेकिन तुम मत चलो, तुम मत चलो, ये मत चलो, वो मत चलो। और वो भी मतलब ऐसे नहीं कि डांट के या मुझे साइड में कर रहे हैं, वो बस कंसर्न थे कि तुम्हें कोई कुछ बोल देगा वहाँ पे, तुम्हें बुरा लगेगा। और मतलब कुछ रिलेटिव्स की आदत भी होती है कि ज़बरदस्ती थोड़ा जले पे नमक छिड़कना, तो पापा मम्मी को इनडायरेक्टली पिंच करने के लिए पूछना कि हाय हाय अब तो तुम्हारा क्या होगा, ओ नो नो नो, मतलब ओवर फील करवाना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है सिर्फ वो मसाले के लिए। तो इतनी अलग अलग डायरेक्शन से चीज़ें आ रही थी ना, लाइक मेरा ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स का चक्कर अटका पड़ा है, एजुकेशन अटकी पड़ी है, फैमिली मेरी और मेरे पेरेंट्स की सिचुएशन ख़राब है, मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की सिचुएशन ख़राब है, एक्सटेंडेड फैमिली में बातें हो रही हैं। तो इट्स जस्ट कि हर तरह से इट वाज टू मच फॉर एनीवन। एंड I'm sitting on this chair now and I have a career now, but the fact is I'm 19 years old. मैं at the end of the day मैं बच्ची हूँ, उस टाइम में मैं और छोटी थी, and people forget that. People, they when they see you as a label, when they see you as, oh वो transgender, they see you as less than human, so they forget to take in your feelings. That was really difficult for me क्योंकि people weren't relating to me. लोग मुझे अपने आप से इतना अलग देखते थे ना कि my feelings weren't feelings. That was really difficult. सबसे बुरी बात जो आपके बड़े रिश्तेदार परिवार वाले किसी ने कही हो, आपको याद रही हो, ताकि जो पेरेंट्स ये चीज़ देख रहे हैं या जो अगली जनरेशन है वो ऐसा कुछ मीन ना बोले? सबसे बुरी बात नहीं, सबसे बुरा पर्सपेक्टिव मैं कहूँगी इसे, क्योंकि जब मैं सबको अपने बारे में बता रही थी ना कि मैं बड़े टाइम से बहुत बुरा फील कर रही हूँ, मेरे साथ मेरे को डिस्फोरिया है, ये है वो है, तो हर कोई ना मुझे एज अ क्रिमिनल देख रहा था। और हर कोई मतलब मुझे मेरी प्रॉब्लम में मेरे को लास्ट प्रायोरिटी पे रखा गया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, आई फील लाइक। क्योंकि हर किसी का ये होता था कि तुम्हारी बहन का क्या होगा, तुम्हारी मम्मी को कैसा लगेगा, तुम्हारी पापा को कैसा लगेगा, तुम्हारे दादी को कैसा लगेगा आगे जाके, तुम्हारे तो बच्चे ही नहीं हो पाएंगे, तुम्हारे वंश खत्म हो जाएगा, यू आर द ओनली सन। तो मैं सोच रही थी कि वाओ, लाइक मेरे हाइपोथेटिकल बच्चे आपका कंसर्न है, बट मी इन माई फ्लैश स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड सफरिंग, वो आपको नहीं दिख रहा। वाई इज माई सफरिंग नॉट टॉक्ड अबाउट, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ये याद रखें कि मेरा शौक नहीं है किसी को तंग करना, ना मेरा शौक है किसी के लिए प्रॉब्लम्स बनवाना। मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं खुद भी स्ट्रगल कर रही हूँ। तो ये याद रखना कि जो बच्चा जिसको आप मे बी एज अ शेम, एज अ डिसऑनर या एज अ बदतमीज देख रहे हो, वो भी अंदर ही अंदर से रोज खोखला होता जा रहा है, वो भी अंदर ही अंदर टूट रहा है, और उस सफरिंग को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। कोई बात ऐसी याद है जो आज तक बहुत चुभती हो कि ठीक है माफ कर दिया लेकिन ये बात याद रह गई है? आई थिंक व्हेन माय फादर टोल्ड मी कि लाइक ओके, या तो खुद मर जाओ या हमें मार दो, बट देन नाउ ऑब्वियसली एडल्ट पर्सपेक्टिव, उस टाइम में बहुत हिल सी गई, मेरे हाथ लिटरली कांपे। उसे सामने बैठ के कहा था? सामने बैठ के कहा था, एंड इट वाज नॉट अ जोक। क्योंकि इंडियन फैमिलीज में ना, आई टेल क्या यू, क्या मतलब क्या कहा था कि अरे इंडियन फैमिलीज में ना ऐसा चिल सीन होता है, अरे जा मर जा मर जा मर जा ऐसे करके, पंजाबी थोड़ा टच रखोगे ना चलता है, बट that was one time where I was like, अच्छा ये गुस्सा नहीं है। He looked me dead in the eye and he was like कि अब नहीं समझ आ रहा, अब या तो खुद मर जाओ या हमें मार दो, serious। And at first I was like, how dare he, कि कैसे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे को इतना बुरा लग रहा है। But now I look back और मैं देखती हूँ कि such desperation of a father, no, कि he sees no other option। उसको है कि now either हम मर जाए या हमारा बच्चा मर जाए, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। क्योंकि उनको था कि ये बच्चा आगे जाएगा तो समाज इसको जीने नहीं देगा और मैं उसकी सफरिंग नहीं देख पाऊंगा, तो उससे अच्छा है अभी ख़त्म करो। इट वॉज मोर ऑफ
it was protecting me. Now I understand, but कभी कभी खटकता है, but you know life is life. अगला स्टेप क्या हुआ? पहले तो वो डॉक्टर्स वगैरह जब हम सोचे थे कि अच्छा नहीं बच्चा सिर्फ गे है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हमने थेरेपी वगैरह ली, काउंसलिंग, और उसमें मुझे जेंडर डिस्फोरिया का डायग्नोसिस मिला, तब बहुत बड़ा शॉक था ऑब्वियसली, क्योंकि पता है क्या, वो ऐसी चीज़ हो गई थी जो आप छुपा नहीं सकते। तो उनको था कि अब तो सबके सामने ये बात आ जाएगी। मेरी हेल्थ को लेके कंसर्न था कि ये ट्रीटमेंट मेरे बच्चे की हेल्थ कैसे इफ़ेक्ट होगी, आगे जाके लाइफ कैसे होगी। तो वो बहुत कंसर्न था, और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन भी थे, काफ़ी डिप्रेस्ड भी थे, उनको भी थेरेपी की नीड पड़ी। हमने फैमिली सब ने मिल काउंसलिंग ली, और इस टाइम का मैं सोचती हूँ ना, अब तो मेरे को लगता है कि मुझसे भी गलती हुई उस टाइम पे, क्योंकि मैंने उनको भी नहीं समझा। मेरे को गुस्सा आता है कि मेरे पेरेंट्स कभी मेरे को नहीं समझे, उन्होंने इतना टाइम क्यों लगाया, एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन अब थोड़ा मैच्योर पर्सपेक्टिव से यू लुक बैक एंड यू रियलाइज कि अच्छा दिस इज़ न्यू फॉर देम ऑल्सो। मेरे को 14-15 साल लगे खुद को समझने में, और फिर मैं पेरेंट्स को सोचूं कि एक बार ही मैंने ऐसे डिनर टेबल पे आपको बोल दिया और आप समझ जाओ। तो दैट्स समथिंग दैट आई फील कि मेरी तरफ से भी गलत हुआ उस टाइम में। मतलब हमारा समाज कंजर्वेटिव है ना, इंडिया है कंजर्वेटिव सोसाइटी। और मेरा बैकग्राउंड, आई टेल यू, आई एम सो लकी, मेरा बैकग्राउंड है यूपी, हरियाणा एंड राजस्थान, नोटोरियस फॉर बीइंग वेरी कंजर्वेटिव। स्टिल आई गॉट वेरी लकी, बट प्लान था कि मेरे को जो करना है ऑस्ट्रेलिया भेज के कर देंगे, क्योंकि मेरी मौसी है। ऐसा किसने, पापा ने कहा? मतलब क्या पेरेंट्स फैमिली ने हाँ। म्यूचुअली मिलकर डिसाइड किया कि वहाँ पे सोसाइटी अलग है, वहाँ पे लोग एक्सेप्टिंग है, वहाँ जाके सब कर लेना, स्कूल खत्म होगा तो मौसी के पास जाना और वहाँ पे अपना जेंडर वगैरह चेंज करवा लेना। तो फिर क्या मौसी के पास जाना हुआ? नहीं मेरी किस्मत इतनी कमाल की कि जैसे ही मेरा स्कूल खत्म होने वाला था, तब कोविड का टाइम था, तो लॉकडाउन, और हमारा है बिजनेस फैमिली, तो और हमारा बिजनेस है हॉस्पिटैलिटी का, लाइक मम्मी के हॉस्टल्स एंड पीजीज वगैरह, पापा और मम्मी के दोनों के। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली लॉकडाउन, कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, बिजनेस ठप, पैसा डन, सेविंग्स भी ऑल्सो गॉन, एक तो अर्निंग्स नहीं आती और सेविंग्स एग्जॉस्टेड, तो फाइनेंशियली ऑस्ट्रेलिया नहीं सेंस बना रहा था। तो जब मम्मी पापा को पता चल गया, एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ करवा लिया, ठीक करने की कोशिश कर ली, जो नहीं हुआ, तो फिर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आया? और मैं चाहूंगी कि आप उसको ना अच्छे से इलैबोरेट करके बताएं, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता कि सेक्स चेंज ऑपरेशंस कैसे होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके जरिए क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहले तो हम जब मेरे को डायग्नोसिस मिला जेंडर डिस्फोरिया का, तब मैं थी अराउंड 14 ईयर्स ओल्ड, और हमें लीगली 18 साल तक वेट करना था बिफोर एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि मतलब कंट्री में ऐसा ही है, मोस्ट कंट्रीज में ऐसा ही होता है। तो मेरे को था ठीक है, चलो वेट करना है जो भी है। एंड देन ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं हुआ, तो लॉकडाउन में ही मतलब ट्रांजिशन वगैरह इंडिया में मैंने स्टार्ट किया, और 18th मेरा बर्थडे था, उसके अगले दिन हम वापस डॉक्टर के पास गए कि आप मेरी मेडिसिन प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। मेडिसिन में वो क्या देते हैं आपको, जैसे अगर मैं लड़का से लड़की बन रही हूँ तो उसके लिए वो मेरे लड़के वाले हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करने के लिए टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर मेडिकेशन देते हैं, और फीमेल चेंजेस इंट्रोड्यूस करने के लिए बॉडी में ऊपर से एस्ट्रोजन देते हैं, फीमेल हार्मोन। तो वो मेडिकेशन मुझे स्टार्ट करनी थी, लेकिन तब उन्होंने बोला कि अब हम आपको ये मेडिकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि जो आपका डायग्नोसिस है वो है जेंडर डिस्फोरिया इन एन एडोलेसेंट। तो एक बारी जस्ट टू बी श्योर कि हाँ ये कंडीशन आपकी है और ये ट्रीटमेंट की आपको सच में ज़रूरत है, go get checked again and be sure कि ये आपका diagnosis है। तो I had to go to a psychiatrist and do an examination, and then I got a diagnosis again because मेरे को gender dysphoria था, सच में मुझे प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद हम एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास गए, जो हार्मोन्स के डॉक्टर होते हैं। उन्होंने मेरे 2-3 बेसिक चेकअप किए कि मेरी बॉडी में सब फाइन है, और उन्होंने मेरी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। मैंने हार्मोन स्टार्ट किए थे एग्जैक्टली 3 सितंबर को, मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद, 18th बर्थडे के। और ये हार्मोन्स आपको एटलीस्ट 1 साल तक लेने होते हैं, प्रेफरेबली थोड़ा लॉन्गर भी चलेगा, बिफोर आप कोई सर्जरी करवा सकते हो। और इन हार्मोन से क्या होता है ना, एक तरीके से प्यूबर्टी दोबारा है। तो पहले मेल वाले चेंजेस हो रहे थे, अब फीमेल वाले चेंजेस हो रहे हैं। तो वही चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी, फिजिकल चेंजेस, जैसे कि फैट फेमिनिन एरियाज पे जा रहा है, लाइक योर हिप्स एंड माय वेस्ट लाइन वाज गोइंग इन, आई वाज डेवलपिंग ब्रेस्ट, बट द वर्स्ट पार्ट इज
इमोशनली बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि हॉर्मोन्स मेस विद द वे यू फील। हॉर्मोन्स पे पूरा सिस्टम रन करता है आपका, एंड यू हैव टू इमेजिन ना कि आई वॉज कैरिंग इतना सारा हर्ट फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, और because I was on testosterone, no, somewhat I was able to manage it. But estrogen makes you very in touch with your emotions. तो for a moment I was like, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं इतनी उदास क्यों हूँ? मैं क्यों रोज रो रही हूँ? But it was just कि my body was finally allowing me to feel इतने सारे emotions जो मैं सालों से feel नहीं करी थी. And when all of that came at once, वो सबसे challenging part था मेरे transition के लिए, कि to face all the emotions जो regress कर रहे थे. लड़की बनने के बाद कैसा फील हुआ, मतलब कैसा एक्सपीरियंस करती हैं आप, कैसा फील करती हैं? यार, डू यू नो व्हाट आई फील मैंने आई बीन इन मेनी कॉन्वर्सेशन जब लोग मुझे पूछते हैं, एंड ऑफन माई आंसर इज वेरी बोरिंग, बिकॉज आई डोंट फील हैप्पी, आई डोंट फील एक्साइटेड, आई डोंट फील ओवरजॉयड, आई फील फाइन. एंड फॉर अ पर्सन हु हैज बीन deprived of fine for so normal for so long, fine is heaven. I feel normal, I feel calm, I feel at peace. That's it. I'm okay, and okay is more than good enough for me. स्कूल के बाद की जर्नी क्या रही, कॉलेज की? सी, स्कूल के बाद की कॉलेज की जर्नी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना बहुत पसंद है. मैं बहुत बार कॉलेज जाती हूँ, लेकिन एज अ चीफ गेस्ट, एज अ गेस्ट स्पीकर, एज अ चीफ गेस्ट, एज अ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर मैं कॉलेज जाती हूँ. लेकिन मैं आज तक एज अ स्टूडेंट कॉलेज नहीं जाती, बिकॉज मेरे को मेरे जो 10th और 12th के बोर्ड सर्टिफिकेट्स जो थे उन पे मेरा नाम चेंज करना था. उस पे देव था? उस पे देव था. तो मेरा आधार, पैन, सारे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं ये चेंज करवाने थे, और मेरे स्कूल के भी डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने थे. बट स्कूल के डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने में स्कूल की तरफ से कोऑपरेशन नहीं थी. दे वर कन्फ्यूज्ड कि प्रोसेस क्या है. उनको भी एक्चुअली पता नहीं था कि क्या हो रहा है. एंड देवर कि हम इसको फेवर कर दें तो कहीं हम पे क्वेश्चन ना आ जाए, इज दिस अ लेजिटिमेट प्रोसीजर, ऐसा कुछ होता है कि भी नहीं. तो उसमें इतना मेरा प्रोसेस नेम चेंज का डॉक्यूमेंट्स पे टलता गया कि एप्लीकेशन आ रही है, जा रही है, एप्लीकेशन आ रही है, फॉर्म्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मेरे डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं है. तो उसमें बहुत टाइम गया. बट फाइनली अब मेरे 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो गए हैं, और मैंने CUET का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि अब आप 12th के बोर्ड से अप्लाई नहीं कर सकते, अब CUET एग्ज़ाम होता है. तो वो मैंने दिए. फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम गोना बी अ स्टूडेंट वेरी सून. और आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें कैसे नाम चेंज हुआ, वो प्रोसेस क्या था? सी, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए, क्योंकि ना अगेन गवर्नमेंट की तरफ से हर प्रोविजन है मेरे पास, हर लॉ है, हर चीज़ है मेरे पास मेरे फेवर में, कि मैं अपनी ID यूँ आराम से चेंज करवा लूँगी. आप आधार की वेबसाइट पर जाओगे, उन्होंने बता रखा है कि नेम चेंज और जेंडर चेंज का ये प्रोसीजर है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं, फिर काम हो जाएगा. बट ग्राउंड लेवल पे जो इंसान इन ऑफिस बैठा है कैबिन में, वो सेंसिटाइज नहीं है. उसको पता ही नहीं है कि जेंडर चेंज करने जैसी कोई चीज़ होती है, और उनको यही नहीं पता कि ये उनकी ही जॉब है. तो जब आप अपने वो राइट्स और फैसिलिटीज़ एक्सेस करने जाते हो ना, तो उसका सोर्स ही सेंसिटाइज नहीं है. मेरे साथ भी यही हुआ था. हमने मेरा एफिडेविट, गेजेट नोटिफिकेशन, जो जो आपको नेम एंड जेंडर चेंज के लिए करना होता है वो होता है, और वो डॉक्यूमेंट्स लेके हम आधार ऑफिस में गए, और जो ऑफिस में जो बैठे थे सर, वो कहते कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है. आप अकेले गई थी? नहीं, मैं मेरे पापा को लेके गई थी. ये मेरे को एक्चुअली कहीं से एडवाइस मिली थी कि पापा को लेके जाना, क्योंकि मैन टू मैन रिस्पेक्ट, उनको थोड़ा दिल देखे मोर सीरियसली. तो आई टुक माई फादर विद मी. फिर बैक एंड फोर्थ हमारा चला कि होता है नहीं होता, होता है नहीं होता, होता है नहीं होता. फिर कहते कि अच्छा ठीक है, होता है लेकिन मैं नहीं करूँगा. सीधा बोले कि होता है लेकिन मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता, मेरे पे क्वेश्चन आ जाएगा, आप कहीं और से करवा लो. ऐसा हुआ. फिर हमारी थोड़ी जान पहचान थी, हमने कहीं और से आधार करवा लिया. फिर आधार से ही मेरा पैन एंड वो सब. पासपोर्ट, एक्चुअली पासपोर्ट में मेरे को एक इशू आ रहा है. पासपोर्ट एक तो चेंज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और पासपोर्ट ऑफिस वाले लोग भी अवेयर नहीं है कि कैसे चेंज होगा. और इसी वजह से एक्चुअली, सो आई वाज रिसेंटली क्राउन्ड इन अ पैजेंट. देयर इज अ नेशनल पैजेंट फॉर ट्रांसजेंडर वुमेन. It's like Miss India for transgender women, and I placed first runner-up, meaning that this year in September I could have been Miss India representing my country internationally at a transgender pageant.
बट नाउ आई कैन नॉट गो बिकॉज मेरे पासपोर्ट का सीन सॉर्ट नहीं हुआ. सो दैट इज द थिंग जो मतलब लसना कहते हैं ना उसे, कि आई हैव सो मच टैलेंट and I could have represented my country so beautifully, but I'm not able to go. I have such, such a hunger to learn. I like psychology. I want to study psychology. Psychology has changed my life. But मैं नहीं जा पा रही कॉलेज क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं हो रहे. अभी जब आपको कोई भी देखता है, मैं जैसे आपके इंस्टाग्राम पेज को विजिट कर रही थी तो बहुत लोगों के कमेंट्स थे, आप कितनी सुंदर हैं, आप कितनी खूबसूरत हैं, आप कितनी अच्छी दिखती हैं. आपको ये कमेंट्स कैसे लगते हैं? मेरे लिए ना ये कमेंट्स एक्चुअली बहुत अजीब हुआ करते थे शुरुआत में, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों. मैंने ट्रांजिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉकडाउन के फेज में करी, और उससे पहले की मेरी लाइफ थोड़ी मजाक उड़वाने की आदत है और सब कह रहे हैं कि मेरे शौक गलत है. फिर लॉकडाउन में 1 साल के लिए मैं घर में छुपी और देव से देवी बन के निकली, और अचानक से लोगों का रिएक्शन बदल गया. ठीक है, लेकिन मेरे मन में मेरी परसेप्शन नहीं बदली. मेरे मन में मैं मजाकी हूँ, मेरे मन में मैं मीठा चक्का वही हूँ, और मेरे मन में मैं जो करती हूँ वो गलत है, वो छुपाने लायक है. और अब क्योंकि मैं ऐसी दिखती हूँ तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं. अगर लड़की लड़कियों वाली चीज़ें कर रही है चलता है, तो लोग कंफर्टेबल थे, तारीफ करते थे. बट बहुत टाइम तक मैं विश्वास नहीं करती थी. इन पर्सन भी, इवन रोमांटिक स्पेसेस में, आई हैड अ डेट एंड समवन वुड कॉम्प्लीमेंट मी, आई वुड जेन्युइनली नॉट बिलीव इट. मेरे को विश्वास ही नहीं था क्योंकि आदत नहीं थी ना, लो सेल्फ एस्टीम. बट अब आई एक्सेप्ट, आई एग्री. अब मेरे को आई बिलीव दैट. कैसे मैसेजेस आते हैं डीएम में, कैसे लड़के अप्रोच करते हैं रिलेशनशिप को लेकर, क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके? मुझे कोई रिलेशनशिप के लिए नहीं अप्रोच करता, मुझे सीधा लोग शादियों के लिए अप्रोच करते हैं. आई एम अ वेरी लकी गर्ल. बट वो सब सही रहता है. एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट माई डीएम्स इज आई अवॉइड ओपनिंग माई डीएम्स बिकॉज थोड़ा नेगेटिविटी रहता भी है. लोग they say the most absurd things. I can't tell you. People tell me to kill myself. People say that my family will go to hell, or my parents, and कुछ भी they say. But the worst part is, sometimes I open my this inbox, छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल के, and they see me, और वो बताते हैं कि दीदी हमें घर पे बहुत मारते हैं, हमारे साथ ऐसा होता है. and I feel so helpless, like I have that information, but मैं उसका क्या करूँ? And people forget that, it's a very weird concept. but कोई भी ना ट्रांसजेंडर लोगों को बच्चे नहीं इमेजिन करता, क्योंकि किसी ने हमारा बचपन देखा नहीं होता. हमें मोस्टली कम्युनिटी के लोगों को बड़े होके भीख मांगते हुए उस वाले फेज में लाइफ में देखा होता है. बट कोई सोचता नहीं है कि उससे पहले की लाइफ कैसे थी. और जब वो मैसेजेस में देखती हूँ तो मैं बस भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना लकी बनाया कि मेरी फैमिली वगैरह एक्सेप्टिंग थी. आप बच्चों को लेकर क्या सोचती हैं, शादी को लेकर क्या सोचती है? शादी को लेकर सी ऑब्वियसली सी पता है क्या होता है ना, हर लड़की का आई थिंक होता है एक आइडियल कि मुझे एक प्रिंस चार्मिंग मिलेगा और मेरी एक परफेक्ट लाइफ होगी और ये होगा और वो होगा. बट आई अंडरस्टैंड दैट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी. नॉट इन द सेंस दैट देयर इज पीपल हु डोंट वांट टू बी विद मी, बट हमारा कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है, इन द सेंस कि आपका हर डिसीजन पे 15 लोगों की ओपिनियन होती है. तो इट्स अ मैटर ऑफ कि ठीक है, आई एम इन लव विद अ मैन इज इन लव विद मी, but then how is his mom going to feel, how is his family going to feel? And then eventually if we do end up together, I cannot have biological children, I can't get pregnant, so how will you feel about other options of having children? So those differences are there, and it's a bit complicated. but है हर लड़की के होते हैं. मेरे भी ड्रीम है, मेरे को फुल सब्यसाची गाउन, नाइस बिग फैट इंडियन वेडिंग, एंड देन फ्यूचर में गब्दू गब्दू बच्चे. आई हैव द सेम ड्रीम्स एज एवरीवन एल्स, बट आई आल्सो ट्राई टू reality check देते रहो कि okay, but this is real life and maybe it will be different for you. तो आप लड़का भी रह चुकी हैं, आप लड़की हैं, क्या डिफरेंस महसूस करती हैं दोनों ही रोल में? बट जेंडर रोल से मैं बहुत फनी इंस्टेंसेस याद करती हूँ, क्योंकि ना जैसे पहले मेरी काफ़ी सहेलियाँ हुआ करती थी, मैं लड़कियों के साथ कंफर्टेबल थी, और देव को जब भी लड़की के साथ जाना होता था, माई फादर वॉज वेरी लाइक, oh, my father was very proud of me. He was like, "Hey, my son's got game." इसको तो, and he would drop me off to my female friends' houses and all. He was very. Now, if I have to go out with a guy,
अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे, किसके साथ जा रही हो, कहाँ जा, नो आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड एंड नाउ आई रियलाइज, क्योंकि ना व्हेन आई हैव सीन देम बोथ, तो अब मेरे को समझ आता है. पहले इट वाज वेरी लाइक शॉर्ट्स में घूमो, ये घूमो, वो घूमो. स्विमिंग आई यूज्ड टू लाइक, एंड स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फुल कवरेज वाली पहनती थी बिकॉज आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल विद माय बॉडी. तो घर में लड़ाई हुई कि यू वेयर छोटी सी ट्रंक्स, लड़के वो पहनते, तुम वो पहनो, वेयर दीज टाइनी ट्रंक्स. अभी फैमिली फंक्शन में मैंने 7 की बजाय 9 इंच गला करा लिया और उस पर इतनी बड़ी वॉर, तो इट्स सो, द हिपोक्रेसी इज वेरी रियल. और कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि you know, I've been able to do great things. You know why? Because I was raised as a ladla, and I was made to believe in my family system at least कि I can do it. मेरे को बचपन से सिखाया गया था आपको अकेले जाना है आप जाओ. मतलब लड़कों को जो लिबर्टीज दी जाती है ना कि आपको ट्रैवल करना है आप ट्रैवल करो, आपको लेट बाहर रहना है आप लेट बाहर रहो, वो सब मेरे पास थी. और अब जब मुझसे छीनी जा रही है तो मैं वापस मांग ले रही हूँ. बट इजंट इट सो फनी कि देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर नेवर टॉट. मतलब कि एक औरत जो औरत ही पैदा हुई है उसने कभी ये लिबर्टी देखी ही नहीं, एंड शी वुड नेवर नो टू आस्क फॉर इट. आई गिव दिस एग्जाम्पल ना कि लेट्स से देयर इज अ रिमोट एरिया इन दिस कंट्री जहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ है और एक बच्ची है उनकी. वो बच्ची की दुनिया में बस वो देखती है कि पापा रात को आते हैं मम्मी के साथ हाथ उठाते हैं और दैट्स लाइफ. फिर वो बच्ची बड़ी होगी उसके अपने घर में ही होगा, शी विल बी लाइक नॉर्मल है क्योंकि मैंने यही देखा है. सो एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वरना आपका आप लिमिट कर लेते हो ना अपने आप को, आप अपने आप को वही करने दोगे जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो. एंड दैट्स द डिफरेंस विद मी एंड बायोलॉजिकल वुमेन. आई वांट टू से मैंने फ्रीडम देखा है तो आई नो हाउ टू आस्क फॉर इट. Biological women in this country especially, they haven't seen this freedom. अभी जब आप अपनी पुरानी पिक्चर्स देखती हैं, देव की पिक्चर्स, तो क्या महसूस करती हैं आप? Yeah, I feel a certain kind of disconnect. कभी कभी मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी मैं जेनुअली बताऊँ मैं भूल जाती हूँ कभी कभी कि मेरी एक पास्ट लाइफ थी. और ऑल्सो आई फील अ लिटिल बिट ऑफ गिल्ट and I feel a little bit of shame कि damn I didn't need to be this hard on myself. यार come on, you look fine, enjoy, like live your life. क्योंकि ना इतना टाइम मैंने अपनी इनसिक्योरिटी में गुजारा, अपने आप को कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सेल्फ टॉक दे दे के कि नहीं तुम्हारा मुंह ऐसा है, तुम्हारे कंधे ऐसे, तुम ये मैंने कहा अरे you're fine, you know. तो I look back at myself with much kinder eyes. That's I look back with थोड़ा सा love. ईश्वर में यकीन करती हैं? Yes. नहीं करती थी अभी तक एक्चुअली, लेकिन अब करने लगी हूँ क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन टू रिलीजन ना बड़ा रिस्ट्रिक्टिंग वे से था. मतलब रिलीजन मुझे सिर्फ डराने और चीज़ें मना करने के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया था. मतलब ऐसे होता भी है ना, आप किससे पूछो कि ये क्यों करना है, हमें मंदिर में ऐसे क्यों करना है, तो बस करते हैं. कोई बड़े आपको दे डोंट फील आंसरेबल. तो आई वॉज वेरी एजुकेटेड ऑन माई रिलीजन एंड आई एम अ हिंदू एंड आई बिलीव इन माई फेथ एंड ऑल. जब मैंने खुद इंडिपेंडेंटली स्टडी करा और मैंने चीज़ों का मीनिंग और चीज़ों की हिस्ट्री, स्पेशली यू नो प्रेजेंस ऑफ LGBT पीपल और ट्रांसजेंडर लोग हमारी रिलीजियस हिस्ट्री में हिंदुज़म की, आई हैड अ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट. क्योंकि माई रिलीजन वॉज नेवर रॉन्ग. इट वॉज वही डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए जिन लोगों ने रिलीजन को घुमा फिरा के अजीब सा बना दिया था, दे मेड मी लूज माई फेथ बट देन इट केम बैक. एला, मैं चाहती हूँ आप सेक्स और जेंडर का डिफरेंस भी अगर आसान भाषा में बता पाए, क्योंकि आप इतने अच्छे से सारी चीज़ें बता रही है, समझा रही है, और ये एक मास्टर क्लास की तरह है जो मैंने शुरू में दिया था. तो इसका फ़र्क अगर आप बता पाए ताकि लोगों को समझ में आए जिन्हें जेंडर डिस्कोर्स के बारे में अभी उतना नहीं पता. सी सेक्स और जेंडर, सेक्स जो है शारीरिक है, बायोलॉजिकल है. आपके क्रोमोसोम्स, आपका DNA, आपका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फेशियल हेयर, आपके जेनिटल्स, लिंग आपका. और जेंडर जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है आपके, जो आप अपने एक्सपीरियंस से तय करते हैं. जैसे कि औरत और मर्द का डिफरेंस सेक्स के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ उनके शरीर पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है. फिर जेंडर हमने बनाया कि औरत ऐसे चलेगी, औरत ऐसा पहनावा रखेगी, औरत ऐसे खेलेगी, मर्द ऐसे करेगा, मर्द रोएगा नहीं, मर्द तगड़ा होगा, मर्द माचो होगा. ये सारी धारणाएं और भावनाएं ये जो हमने बनाई ना, that all constitutes to gender roles, and then the one which you identify with is your gender. जेंडर रोल्स को लेकर क्या सोचती हैं? अगर ऐसा ना होता कि
लड़का है तो वो क्रिकेट ही खेलेगा, या लड़की है तो वो सर्टेन काम ही करेगी, या लाइट बदलना है, बल्ब बदलना है, ड्राइविंग सीखनी है तो वो पहले घर के लड़कों को सिखाया जाएगा। लड़कियों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा सा रोटी बनाना सीख ले, थोड़ा सा सिलाई कढ़ाई बुनाई टाइप के काम सीख ले। अगर ये डिस्कोर्स ना होता तो हाँ, see, you know the thing is कि I think there's a little bit of a overly liberal conversation where it's like erase gender roles, which I think is not possible and I don't think it's necessary. और gender roles अपने आप में problem नहीं है, toxic gender roles, you know, like suppressing emotions कि आदमी रोएंगे ही नहीं और औरत कभी गुस्सा करेगी ही नहीं और औरत हमेशा हाँ में लाएगी. These can go, and also gender roles exist कर सकते हैं, but there should be room for flexibility. Just like opinions can exist, and there should be a room to disagree. You know, we are having a conversation and we're going back and forth because we have this freedom ki you pick your opinion, I pick my opinion. So, ye flexibility and fluidity, this is what makes life rich and fun. You know, you get to experience everything. So the rigidity and the flexibility of it all should be changed. But gender roles अपने आप में problematic नहीं है. जेंडर डिस्फोरिया क्या है, आप इसको अगर आसान भाषा में समझा पाएं, और क्या ये कोई प्रॉब्लम है? सी, जेंडर डिस्फोरिया एक्चुअली स्टार्ट हुआ था जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से, और तब लोग समझते थे कि एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जिसमें आपका माइंड और बॉडी मैच नहीं कर रहे. ठीक है, आपका शरीर मर्दों वाला है लेकिन आपका सोचना, आपका दिमाग औरत वाला है. तो ये जो मिसमैच है ना, कांस्टेंट बैटल चलता रहता है आपका. यहाँ पे एक चीज़ चल रही है, यहाँ पे एक चीज़ चल रही है. तो इस मिसमैच का नाम बेसिकली जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर किया गया. फिर इसको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस डिसऑर्डर, फिर फाइनली जेंडर डिस्फोरिया, अब जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस कर दिया है, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर नहीं है. क्योंकि ये मेरे थेरेपिस्ट ने मेरे को समझाया, एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं भी सोचती थी कि हाँ डिसऑर्डर है, कुछ होगा तभी मैं खुश नहीं हूँ. फिर मेरे थेरेपिस्ट ने पूछा कि अगर आप एक लड़की हो या अगर आपके शौक लड़की वाले हैं तो ये बात आपको तंग करती है? मैंने कहा हाँ. तो कहती क्यों तंग करती है? क्योंकि बाहर वाले लोग मेरे को सब कहते हैं. तो कहती गुड, नाउ मेरे को एक बात बताओ, अगर बाहर वाले लोग कुछ ना कहते तो भी तुम्हें ये बात बॉदर करती कि तुम फेमिनिन हो? मैंने कहा नहीं, दैट्स वाई ये डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि आप में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि लोगों को आपके बारे में बताया नहीं गया, वो इसको प्रॉब्लम बना देते हैं, वो एक्सपोज नहीं है इस चीज़ के बारे में. दैट्स वाई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट वॉज अ डिसऑर्डर, बिकॉज इट वॉज एलियन टू मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बट इट्स नॉट अ डिसऑर्डर. क्योंकि आपकी फीलिंग नेचुरल थी. आप अगर फेमिनिन फील कर रही थी तो वो नेचुरली कर रही थी, कुछ और देख के नहीं. मुझ पे दूसरे लोगों ने लेबल डाला. बहुत सारे लोग जो आप जेंडर डिस्कोर्स की बात कर रही है खुलकर बात नहीं करते, या इसके समर्थन में एक बहुत बड़ा तबका नहीं रहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब विदेशी बातें हैं, या अगर ये खुलकर होंगी तो उनके बच्चे भी बिगड़ जाएंगे या वो भी ऐसे हो जाएंगे. सी, ये तो कॉन्वर्सेशन ना इतनी विद रिस्पेक्टफुली डिसरिस्पेक्टफुल, इट्स वेरी स्टूपिड टू मी व्हेन पीपल से कि अगर हमारे बच्चे की क्लास में कोई गे बच्चा होगा तो हमारा बच्चा गे बन जाएगा. आपके बच्चे की क्लास में टॉपर भी है, आपका बच्चा टॉपर तो नहीं बन पाया. तो मतलब आप समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें, इट्स सच हिपोक्रेसी. एंड द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट इवन बेस्ड ऑन फैक्ट. ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं है, ये वेरी इनग्रेन्ड इन आवर सोसाइटी, इन आवर हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है. जो भी हिस्टोरिकल सोसाइटीज बिफोर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन एंड बिफोर विक्टोरियन मोरालिटी टुक ओवर, almost हर सोसाइटी में, even the Americas, when the native people used to live there, Native Americans, उनकी भी हिस्ट्री में there's demigods and transgender people और homosexuality, और कामा सूत्रा अगर हम उसमें पढ़ेंगे उसमें भी homosexuality का मेंशन है. खजुराहो के आप जाओगे, आप स्कल्पचर्स देखोगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में थी, और हमारी सोसाइटी वेरी हैप्पीली डिस्पाइट आवर चेंजेस को एग्जिस्ट करती थी. बट क्या होता है ना, इट्स वेरी ईजी, बेसिक कॉन्सेप्ट है डिवाइड एंड कॉन्कर. ठीक है, they wanted power over a country and they wanted to make their own space. So they came and they were like, अच्छा ठीक है, काले को गोरे से भिड़वा दो, हिंदू को मुस्लिम से भिड़वा दो, स्ट्रेट को गे से भिड़वा दो. फिर जब वो आपस में भिड़ेंगे तो जोन सी मेजॉरिटी वाली होगी हम उनकी साइड ले लेंगे, फिर वो हमें अपना पैसा वोट सब दे देंगे. तो इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर एंड इंस्टिलिंग हेट्रेड इन पीपल कि आप अपना रूट्स वहाँ जमा पाओ. एंड दैट्स वेयर होमोफोबिया कम्स फ्रॉम.
It's a very Victorian concept. It's a very British concept. Indian history, this land inherently, it's so rich because of its liberal thinking. You know, हम लोग एक साथ ही थे, हमें इस तरीके का बंटवारा कभी नहीं था. जब भी कोई पेरेंट्स बनता है या जब भी कोई मतलब माँ बाप बच्चा पैदा करने वाले होते हैं, दो ही ख्याल होते हैं, या तो बेटा होगा या बेटी होगी, या उनकी जो भी प्रेफरेंसेस हो. जिन लोगों को जेंडर, सेक्स, ये सारे डिस्कोर्स नहीं पता, वो इमेजिन भी नहीं करते कि उनका बच्चा थर्ड जेंडर कम्युनिटी का हो सकता है. ये कैसे चेंज होगा, क्या सोचती हैं इसे लेकर आप? ये कैसे चेंज होगा? ऑब्वियसली एजुकेशन से चेंज होगा, क्योंकि कोई भी इंसान वो चीज़ नहीं इमेजिन कर सकता जो उसने देखी नहीं है या जिसके बारे में उसने सुना नहीं है. तो इन चीज़ों के बारे में बात नहीं होगी, तो इन चीज़ों के बारे में कोई इमेजिन भी नहीं करेगा, इन चीज़ों को कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा. ऑल्सो ये थोड़ा वाइड स्पेक्ट्रम पे है, बट हम ना एज एज अ स्ट्रगलिंग नेशन economically for the longest time we had to struggle. हम लोग we weren't very fortunate. The Britishers robbed us. तो we were very oriented on having children in the sense कि वो future की investment है. It's very common in this country कि हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और हम शादी करेंगे और हमारे प्यार और यूनियन की एक निशानी है हमारा बच्चा. It's not like that. It's हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और ये है हमारे खानदान का नया ऑनर. And we need to change that mentality about having children. You are not having your future, you know, family ka izzat rakhne wala. You're not having someone who's going to take care of you in old age. Ideally, that should happen. But children are not investments. And when you see children as children and not as investments, it wouldn't matter to you what it is. You know, आप disappoint तभी होते हो जब आप किसी high expectation के साथ अंदर जाते हो. जिसको लड़का चाहिए वो लड़की से डिसअपॉइंट क्यों होगा? उसके मन में कि ओ दहेज देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. जिसको एबल बच्चा चाहिए उसको डिफरेंटली एबल बच्चे से प्रॉब्लम क्यों होगी? यू नो, तो इट्स वेरी कि यू आर नॉट हैविंग चिल्ड्रन, यू आर हैविंग दीज लिटिल सिंबल्स ऑफ स्टेटस एंड यू आर हैविंग दीज इन्वेस्टमेंट्स. वो मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी. ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ही जब कोई भी, मैं क्या कहूँ, आम आदमी देखता है तो वो कहते हैं कि ये कुछ अलग हैं, इनके तौर तरीके अलग हैं, इनकी चॉइसेस अलग हैं. आप कैसे देखती है कम्युनिटी को, और आपका क्या जवाब होगा ऐसी बातों पर? मैं सीधी बात करने में विश्वास रखती हूँ. मैं चीज़ों को शुगर कोट नहीं करती हूँ. जब इंडिया में हम ट्रांसजेंडर मोस्टली हम हिजड़ा कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर लोगों का सेल्फ मेड सोसाइटी और वो वहाँ पे जात के साथ में रहते हैं. और लोग सोचते हैं कि सेक्स वर्कर्स होते हैं या बदतमीज़ होते हैं, छीना झपटी, चोरी, भीख मांगना, ये सब करते हैं. बट तुम ये भी तो सोचो ना कि उनका ऑप्शन क्या है. अगर मैं यहाँ पे एज अ एजुकेटेड यंग ट्रांसजेंडर पर्सन बैठी हूँ एंड आई एम हैविंग अ सिविलाइज्ड कॉन्वर्सेशन विद यू, इज़ बिकॉज मेरा पेट भरा है, मेरे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिली थी. अब ये करके मैं घर जाऊँगी टू माई लविंग पेरेंट्स इन माई वेरी कंफर्टेबल होम. उन लोगों को, मोस्ट पीपल ऑफ माई कम्युनिटी, तुम 13-14 साल में घर से निकाल रहे हो, इधर उधर बच्चे के पास कुछ है नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? एजुकेशन के पैसे नहीं है, एजुकेशन पूरी नहीं है, कोई जॉब नहीं देगा. प्लस आप थोड़े अलग दिखते हो और आप यू नो एक माइनॉरिटी हो, तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अब आउट ऑफ डेस्परेशन मेरी कम्युनिटी जो चॉइसेस लेती है, उसके लिए आप उसको यू नो विलेनाइज नहीं कर सकते. दैट इज़ आवर फॉल्ट फर्स्ट. अगर तुमने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए तो वो एक गलत रास्ता चुन रहे हैं, तो इट्स इक्वली योर फॉल्ट एज इट इज़ देयर्स. यू नो, अगर कोई भी चॉइस से, आई डोंट थिंक कोई सुबह यू नो बच्चा सोचता है कि मैं बड़े होकर भिखारी बनूंगा या मैं बड़े होकर सेक्स वर्कर बनूंगा. ये दीज आर लास्ट रिजॉर्ट्स एंड दे शुडंट बी हेल्ड अगेंस्ट द कम्युनिटी. तो जब अब आप एक इसी कम्युनिटी से आती हैं, आप इस कम्युनिटी के आगे कैसे हेल्प करना चाहती हैं? मतलब आप क्या करना चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें ट्रांसजेंडर बच्चों को, ट्रांसजेंडर लोगों को हेल्प कर सकती है उनके लिए, और जो बच्चों के माँ बाप हैं वो क्या कर सकते हैं, आसपास के लोग क्या कर सकते हैं? मैं सबसे ज़्यादा जो विश्वास रखती हूँ, क्योंकि पर्सनली इस चीज़ ने मेरी लाइफ बदली है, कि एम्पावरिंग कम्युनिटी फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी, इन द सेंस कि मुझे आपकी चैरिटी नहीं चाहिए, मुझे आपके NGOs नहीं चाहिए, मुझे आपका यू नो, आई ऑलवेज से दिस कि आई डोंट वांट टू बी योर इंस्पिरेशन,
I want to be an Indian. मुझे मेरे rights and मेरे ID cards and my whatever I need to access वो दे दो, and that's more than enough. And mental health of transgender people, the psychosocial aspects of being transgender. कैसे हमारा दिमाग हमारा दुश्मन हो जाता है. Like I said, no, कि लोग मेरी तारीफ करते थे और मैं नहीं मानती थी. तो इट्स नॉट जस्ट कि मैं तारीफ नहीं मानती थी, इट्स ऑल्सो मैं अपने आप को अपॉर्चुनिटी लेने नहीं देती थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं अच्छी चीज़ों की हकदार नहीं हूँ, तो मैं ये जॉब नहीं कर सकती, मैं ये शूट नहीं करूँगी, मैं असल में बदसूरत हूँ, मैं ये इंटरव्यू नहीं दूंगी, मुझसे नहीं होगा. तो कॉन्फिडेंस इतना हिल जाता है ना कि अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी होगी तो भी आप लेने में झिझक जाओगे. That is what I would like to change, instill high self-esteem in transgender people and talk about the psychological aspect of it. क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करोगे ना कि आप अच्छी चीज़ों के हकदार हो, तब तक आपके साथ अच्छी चीज़ें नहीं होंगी. एंड सैडली मेरी कम्युनिटी को सालों से ये कंडीशनिंग दी गई है कि तुम कम हो, तुम नीचे हो, और तुम यही रोड्स के लिए बने हो. तो वो माइंडसेट चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा. दुनिया का कोई बच्चा, कोई इंसान बदतमीज़ पैदा नहीं होता, कोई इंसान नफ़रत लेके पैदा नहीं होता. फिर आपको सिखाया जाता है कि अच्छा, इसका लिंग, इसका मज़हब, इसका नाम तुमसे अलग है, तो इससे तुम्हारी दुश्मनी है. तो ये ना तब जाएगा जब यू विल रियलाइज़ दैट हेट्रेड इज़ लर्न्ड बिहेवियर, इट्स नॉट इनहेरेंट. और जब उसको आप इरेडिकेट करोगे ना, तो ये वाली सेंसेस जाएंगी. एंड ऑल्सो एक्सपोजर, जितना, क्योंकि आई कैन टेल यू there's a team in this room right now. For a fact, one of them might have had a prejudice about my community that अभी मेरी प्रेजेंस में होने से बदल गया होगा. शायद मेरे बोलने से, या मेरे देखने से, या मेरी बातों से, या मेरे लाइफस्टाइल से सुन के एक उनके मन की मिसकंसेप्शन टूटी होगी, क्योंकि दे हैव एक्सेस टू मी. बट अगर इनहेरेंटली इंटरसेक्स बच्चा हुआ है, उसको दे दो, टोली वालों को दे दो. बच्चा ट्रांसजेंडर कम आउट कर रहा है, उसको भेज दो. तो अगर आप इन सोसाइटीज़ में सेग्रीगेशन रखोगे ही, तो हम एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग समझेंगे ही नहीं ना, एक दूसरे की स्ट्रगल्स और एक दूसरे की जर्नी नहीं समझेंगे. और द रियलिटी इज़, ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, हम सब सेम हैं. जेंडर वेंडर सब उतारने के बाद एट द एंड ऑफ द डे हम सबको सेम हंसी मजाक करना, आपस में बैठना, चिल करना. जो आपकी लाइफ है वो मेरी लाइफ है, बट ना मुझे आपके बारे में पता चलेगा, ना आपको मेरे बारे में, अगर हमें ज़बरदस्ती दूर रखा जाएगा. तो इवेंचुअली विद टाइम, जब बच्चे एडमिशन लेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी और एक दूसरे से इंटरेक्शन आएगी, तब हमारे डिफरेंसेस विद टाइम जाएंगे. सबसे बड़ा डर क्या है एला आपका? किस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है? प्रॉबेबली कि मतलब कि मेरी वजह से किसी को कुछ ना सुनना पड़े, कि कोई मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ ना कर दे, या मेरे साथ, क्योंकि अभी जैसे 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 मेरी रीच और सोशल मीडिया वगैरह बढ़ती जा रही है, मैं लोगों से मिलती हूँ, लोग पब्लिक में रिकग्नाइज़ करते हैं. अभी तक मेरे को अच्छे लोग मिले हैं, बट मैं सोचती हूँ कि जो गंदे कमेंट्स करने वाले हैं, जो डेथ थ्रेट्स भेजने वाले हैं, कभी वही मेरे को सामने मिला तो, या मेरी बहन है उसको कोई मिला तो वो मेरे को थोड़ा खटकता है कि कोई मतलब मेरी वजह से मेरे फैमिली पे, मेरे फ्रेंड्स पे कुछ ना आए. वो मेरे को बहुत. फिजिकल अब्यूज़, हरासमेंट, हम्म, एक एक्सपीरियंस तो आपने शेयर किया. हम्म. क्या ऐसा आपने कॉमनली फील किया, हुआ आपके साथ? सी मेरा हाउस होल्ड एक्चुअली थोड़ा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट था. बचपन से ही हमारा थोड़ा ऐसा नहीं था कि स्ट्रिक्ट थे और बच्चों को मार के डिसिप्लिन किया जाता था. इट्स जस्ट दैट इतना फ्रस्ट्रेटिंग इन्वायरमेंट होता था कि मुझ पे निकल जाता था. सो दैट वाज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी, कि ये समझना कि मेरी गलती नहीं थी, एंड टू बी एबल टू फॉरगिव एडल्ट्स इन माय लाइफ हु ने मेरे पे गुस्सा निकाला, फ्रस्ट्रेशन निकाला. एंड देन इवेंचुअली इट केम अप इन द डेटिंग वर्ल्ड. I was with a man who was much older than me, और it got a little bit bad. क्या हुआ था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे से, we were cool and all, and फिर some of his friends made fun of him, तो वो he didn't like it, and it almost got into a physical thing, but रफा दफा हो गया. but it was very scary, कि मतलब मेरे को बड़ा खटका कि अचानक से किसी और ने आपको मजाक उड़ाया तो प्यार गायब हो गया. It's very scary. The dating world and navigating all these things is a little scary. Um, it is what it is. I feel like every woman has horror stories like that. हमारे पास कुछ सवाल हैं
क्योंकि हमने कार्ड पोस्ट किया था कि हम एला के साथ बैठक ही करने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल भेजे, कुछ चुन के जो इस शो के प्रोड्यूसर साहब है भाटू जी, उन्होंने मुझे निकाल कर दिए, तो मैं वो सवाल पूछ लेती हूँ, जनता के सवाल। शुभम ने सवाल पूछा है, अमेरिका में बहस चल रही है कि क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना जेंडर बदलने का अधिकार मिलना चाहिए, आप इस पर क्या सोचती हैं? जेंडर बदलने की सही उम्र क्या होती है? सी आई थिंक जेंडर बदलने की सही उम्र वो होती है जब आपको उसकी ज़रूरत महसूस हो, मगर मेडिकली, बिकॉज सी द फैक्ट्स अगेन आई सेड, मैं सीधी बात करती हूँ, मेडिकल ट्रांजिशन इज़ रियली आपके बॉडी पे बहुत प्रभाव आता है। इट हैज़ परमानेंट चेंजेस टू योर बॉडी, स्पेशली सर्जरी, हॉर्मोन्स से आई कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, माई फर्टिलिटी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हॉर्मोन्स, एंड ये सारी चीज़ें मेडिकली कंसिडर करना, आई डोंट थिंक बिफोर 18 एनीवन, इवन एट 18 आई थिंक इज़ टू यंग, बट एटलीस्ट 18 फॉर मेडिकल। अगर आपको अपना पहनावा चेंज करना है, नाम चेंज करना है, अपना रहन सहन चेंज करना है, डू दैट, बट इट इज़ इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू वेट मेडिकली। एक सवाल आया है, मैंने कई ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू देखा, जेंडर बदलने के बाद उन्हें पछताते भी देखा है, क्या आपको कोई पछतावा तो नहीं? कैसा महसूस करती हैं आप? सी मुझे पछतावा सिर्फ इस बात का है कि मैंने ये अपने आप को अच्छी नज़र से और जल्दी क्यों नहीं देखा। मैंने फटाफट सारी अपॉर्चुनिटीज़ एट द टाइम ग्रास्प, मैंने अपने आप को इतना होल्ड बैक क्यों किया, अपने आप को इतना इनसिक्योर क्यों महसूस किया, सिर्फ उस बात का। बट ये आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड कंसर्न, क्योंकि लोग होते हैं जिनको मिस डायग्नोज भी किया जाता है डिस्फोरिया, और कई बार प्रॉब्लम कुछ और होती है और डायग्नोज डिस्फोरिया हो जाता है। दिस इज़ वाई हैविंग स्ट्रिक्ट एंड प्रॉपर प्रोटोकॉल कि किसको डिस्फोरिया है और किसको मे बी कोई और प्रॉब्लम है, क्या किसी को कोई ट्रॉमा की वजह से ही हुआ है। कि कई बार ना क्या होता है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट हैपन्स, कि अगर आपके शरीर के साथ कुछ ट्रॉमेटिक हुआ है, स्पेशली लाइक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और समथिंग, आप अपने शरीर से नफरत करने लगते हैं, आपको लगता है आप गंदे हो और आपको किसी ने छुआ है, तो ऑफन वो नफरत कुछ लोग दे थिंक कि आई हेट माई बॉडी देयरफॉर आई हेट माई जेंडर, मतलब दैट्स अ वन वे कि गलत डायग्नोसिस हो जाता है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी। एंड आई थिंक ये कॉन्वर्सेशंस होना भी ज़रूरी है। इन सिर्फ हैप्पी बटरफ्लाई रेनबो फ्लैग कॉन्वर्सेशंस आर नॉट इनफ, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ह्यूमन बीइंग्स, इट्स पीपल, तो बोथ साइड्स शुड बी टॉक्ड अबाउट, एंड आई फील so sorry for the people who regret their decision. SK शेख का सवाल है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, समाज में जो इस समुदाय के प्रति धारणा है उसे बदलने के लिए आगे आप क्या करना चाहेंगी? आई थिंक ये सवाल मैंने बीच में पूछा था। हाँ, समाज में इसके बारे में धारणाएं बदलने के लिए मैं क्या करना चाहूँगी, मैं सबसे पहले तो समाज से पहले सिर्फ अपनी कम्युनिटी से बात करना चाहूँगी कि ये हमारी जॉब नहीं है कि हम हमारी धारणाएं बदलें। आई ऑफन फील लाइक you put responsibility on the minority to educate the majority. ऐसे कैसे होगा? आप खुद सीखो ना। अगर it's like logistically it's also easier. ठीक है, हम 10 लोग पूरी दुनिया कैसे बदलेंगे, आप खुद समझो ना। तो that's what I say is don't, it's not my responsibility, but मैं क्या करना चाहूँगी, it's just education, awareness, and people create spaces where we can come together, less segregation, क्योंकि जब segregation नहीं होगा ना, हमारी धारणाएं अपने आप बदल जाएंगी, क्योंकि ये आधी धारणाएं ना they're not based in reality, ये आपकी perception होती है। मैंने एक बार किसी से ये सुना था कि ये लोग ऐसा करते हैं, मैंने एक बार एक फंक्शन में उसको देखा था, वो ऐसा करती थी, मैंने आज तक उससे इन पर्सन बात नहीं करी, लेकिन तो इट्स ऑल स्पेक्यूलेशन एंड असम्पशन, तो जस्ट कॉमन स्पेसेस। अभय यादव का सवाल है, जेंडर बदलने में कितना पैसा लगता है? जेंडर बदलने में सी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, डिपेंड करता है। कुछ लोग सिर्फ मेडिसिन लेते हैं और उसमें वो अपने आप में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हाँ, ये बात मैं पहले एक्चुअली करना चाहूँगी कि ट्रांजिशन का मेन गोल लड़की जैसा लगना या लड़के जैसा लगना ये नहीं होता। ट्रांजिशन का मेन गोल होता है कंफर्टेबल और मैच्ड इवन फील करना। तो किसी के लिए वो सिर्फ पिल्स लेके हो जाता है जो 1000-1500 रुपये महीना की आती है, किसी के लिए वो सिर्फ सेक्स चेंज ऑपरेशन से हो जाता है, किसी को है कि नहीं मेरा फेस, स्पेशली जो लोग ओल्डर होते हैं जिन्होंने मेल डेवलपमेंट उनकी बॉडी की हो गई है, फोरहेड मैस्कुलिन है, नाक मैस्कुलिन, मुझे वो भी चेंज करना है, हेयर रिमूवल करवाना है। तो इट्स रियली अ मैटर ऑफ आपको कितनी नीड है। बट I think the standard is 5 lakhs, but I think I should let you know कि
there's a transgender portal now, and they're giving transgender certificates to transgender people, and with those eventually insurance will cover आपकी transition in आपका Medicare Mediclaim वगैरह में भी वो आएगा. Presently insurance transitional surgeries नहीं cover करते हैं क्योंकि वो cosmetic मानते हैं कि मतलब प्लास्टिक सर्जरी मानते हैं, ये नहीं मानते कि मेडिकल नीड है, बट उस पर प्रोसेस चल रहा है, तो इवेंचुअली मे बी इवन फ्री, हु नोस. आफ्ताब का एक सवाल है, मेरा एक दोस्त है जो ट्रांसजेंडर है, वो अपनी फीलिंग किसी को बताता नहीं है, जो उसके करीबी हैं बस वही इस बात को जानते हैं. वो सबको अपनी हकीकत कैसे बताए? आई थिंक सी अगेन आई वांट टू गिव अ नाइस हैप्पी आंसर कि नहीं सबको बताओ, बट यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक इन दिस रियल सिनेरियोज. आप अपनी इन्वायरमेंट को स्कैन करो. अगर आप बच्चे हो, घर पे रहते हो, तो रियलिस्टिकली सोचो कि क्या मेरे पेरेंट्स मुझे डिसोन कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है. सारी पॉसिबिलिटीज़ देखो, और अगर आपको लगता है कि नहीं आई विल फिगर इट आउट, मेरे लिए सेफ है, मेरे लिए गुड ऑप्शन है, तो आप करो. एंड विद नो एक्सपेक्टेशन करो. थोड़ा डिटैच होना पड़ेगा. इवन मेरे लिए भी ये थोड़ा डिफिकल्ट था. यू लूज पीपल, एंड नॉट ओनली बिकॉज पीपल सडनली डिसलाइक यू. क्या होता है ना कि टेंशन आ जाती है, डिस्कम्फर्ट आ जाता है. इट्स लाइक ये इंसान है जिसको हम जानते हैं और ये हमारा दोस्त है, बट ऑल्सो ये हमारा वो दोस्त नहीं है जो ये हुआ करता था, तो वो एक डिस्कम्फर्ट सा आता है. इट्स लाइक एक इंसान मर गया है लेकिन वो गया नहीं है, तो नो इट्स अनकम्फर्टेबल. तो वो डिस्कम्फर्ट की वजह से भी काफ़ी लोग दूर हो जाते हैं. तो आई थिंक बी प्रिपेयर्ड टू बी अ लिटिल लोनली, इट कम्स विद दैट. मनोज का सवाल है, एला को खुद को अपनाने में कितना वक्त लगा और समाज की स्वीकृति कितनी अहम है? सोसाइटल एक्सेप्टेंस इज हाउ इम्पोर्टेंट. मैंने अपने आप को ट्रांजिशन के बाद नहीं अपनाया एक्चुअली, क्योंकि मैं ये मेरा थॉट बहुत टाइम तक था. मैं खुद भी कंफ्यूज थी कि अब मैं मेरी पसंद के कपड़े पहन रही हूँ, हार्मोन खा रही हूँ, सब कर लिया, तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ. इट्स बिकॉज बहुत पहले का ट्रॉमा और बहुत पहले की सफरिंग एंड बुलिंग, वो सब अभी भी मैंने हेड ऑन सब कुछ प्रोसेस और सब कुछ फील नहीं किया था. सो व्हेन आई फेल्ट दैट, that's when it happened for me, and it happened for me in a very pivotal moment in my life. I was telling you, my friend, when I was having that rough patch, मतलब लाइफ में स्ट्रेस चल रहा था, they said to me कि ठीक है जो भी हो रहा है अल्लाह, but remember one thing कि ये तेरी गलती नहीं है, सब कुछ तेरी गलती नहीं है. And that is, I think, that I was reborn in that moment. क्योंकि फिर मैंने मेरी लाइफ का हर नेगेटिव इंस्टेंस रिप्ले किया, बट आई आस्क्ड माई सेल्फ कि इसमें मेरी गलती कहाँ थी. अगर मुझ पे लोग हंसे, मेरी गलती कहाँ थी? नहीं थी. उनको नहीं एजुकेशन, उनको नहीं पता था. अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं हुए, मेरी गलती कहाँ थी? मेरी नहीं थी. वो सेंसिटाइज नहीं था जो ऑफिस में था. तो धीरे धीरे करके ना यू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर मिस्टेक्स दैट यू नेवर मेड, एंड दैट्स व्हेन ट्रू एक्सेप्टेंस कम्स. पहले तो इतना स्ट्रगल करके मतलब अपनी जेंडर को, आइडेंटिटी को, मतलब आप उस पूरा टबू से निकल कर आई. मॉडलिंग भी अपने आप में बहुत नेगेटिवली देखा जाता है, सो कॉल्ड एक बहुत बड़े तबके के द्वारा. फिर ऐसी चॉइस की मेरे को तो इसमें मजा आ रहा है, मैं तो करूंगी. मैंने एक्चुअली स्टार्ट ही ऐसे किया था. मैं स्टार्ट ऐसे नहीं कहेंगे, मैं क्रिएटिव साइड में हमेशा रही. स्कूल में पेंटिंग, देन दैट ट्रांसलेटेड इनटू फोटोग्राफी. देन आई वांटेड टू डू, इफ आई एम डूइंग फोटोग्राफी, मॉडल का बाल मैं खुद करूँगी, मेकअप मैं खुद करूँगी. तो मेरे को बड़ा था कि हर चीज़ कर. देन इवेंचुअली लॉकडाउन में मैं थी, ना मेरे पास मॉडल है ना मेरे पास कुछ है, अब अपने पे करना पड़ेगा. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड ऑन मी. देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया. वहाँ से ऑफर्स केम टू मी. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. तो ये एक्टिव मेरी चॉइस नहीं थी, इट जस्ट नेचुरली चीज़ें ऐसे प्ले आउट कर गई. एंड मेरी फैमिली के लिए था डिफ़िकल्ट था शुरू में. डरते हैं कि इस इंडस्ट्री में तो परसेप्शंस होती हैं कि कैसे कैसे लोग होंगे, नशा करते हैं ये लोग, और लड़कियां एक्सप्लॉइट होती हैं, विच इज़ ट्रू. होता है, हर फील्ड में होता है, एवरी फील्ड. Corporates exploit you, the glamour industry exploits you, the academic space exploitation हर जगह है. You just have to be smart and careful, and you have to have a strong support. I know at the end of the day कि अगर मुझे support चाहिए, I have my parents. So it was relatively easy, and eventually when the check comes in, सारे relatives, when you make money, people don't care. ये सबसे अच्छी लाइन है. तो thank God I'm in a field that I thoroughly enjoy, and my work feels like a picnic to me. I get on set and I just have fun. That's my life. But पता है क्या होता है ना, there's so much typecasting in a way, और
कितनी बार ऐसा होता है कि आई ऑडिशन फॉर अ रोल दैट्स फॉर अ गर्ल एंड दे से कि नहीं दिस इज फॉर अ गर्ल एंड यू आर अ ट्रांसजेंडर वुमन, नहीं हो, एंड आई एम लाइक ठीक है चलेगा. Now what has started to happen, since people are being more aware and they want to represent transgender people, transgender roles की requirement आ रही है, transgender stories है, मैं उनके लिए भी audition करती हूँ, and then वहाँ से review आता है कि you're not transgender enough. You're not transgender enough. आप तो लड़की, ये तो सुंदर है, आप तो लड़की हो, मतलब आप लड़की लग रहे हो, ये लग रहे हो, मतलब उनको चाहिए ही एक image, you know, which is fine. There's people who look more masculine, there's people who look more feminine, but let us be more than that. No, एक ही image, एक ही बेचारा stories, like even outside of the glamour spaces, even interviews, I'll tell you, they want the same narrative over and over again. हमारा sad story, हमारा sob story, ये बताओ, वो बताओ. Nobody wants to hear our successes. It's not interesting. Everybody wants drama, rona. And they want to keep this bechari image alive, which my community is not bechari. Thank you very much. सिंपैथी जब तक वो देते रहें तब तक, हाँ, and वो पावर पोजीशन में ऊपर रहें. और we were having this conversation earlier कि there's a lot of people actively benefiting from not letting transgender community be empowered enough. थोड़ा सा empower करो, फिर उनको सपोर्ट करने की एक्टिंग करके सिंपैथी एंड तालियां बटोर लो. बट जब वो सच में पोजीशन ऑफ पावर में आ जाते हैं तब उन्हीं लोगों के हाथ कांपते हैं कि हम आपको सर क्यों बोले, हम आपको मैम क्यों बोले, हम आपको इज्जत क्यों दें, हमें तो आपको सिर्फ चिल्लर देने की आदत है, हमें तो आपको सिर्फ सिंपैथी देने की आदत है, तो रिस्पेक्ट क्यों दें. दैट्स अ होल रैबिट होल. तो ये थी देव से देवी बनने की कहानी. देवी की, एला की खूब सारी सीख, उनके अनुभव, उनकी नसीहतें. उम्मीद है आपको कुछ नया पता चला होगा. कैसा लगा, कैसी लगी ये बातचीत, कैसा लगा ये पूरा कॉन्वर्सेशन, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा. और बहुत शुक्रिया एला इतना वक्त देने के लिए. और हम उम्मीद करते हैं कि अब आगे की ज़िंदगी इतने बुरे अनुभवों के साथ ना हो और आप अच्छा फील करें.